हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के गुण, जिसमें कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के दो टॉपिक हमें सिलेबस में दिए गए हैं, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस और एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिनमें से कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस हम कल देख चुके हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देख लिया था कि सरफेस टेंशन क्या होता है। आज हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन के अंदर एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर संपर्क कोण क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज क्या आती है, जब हम कोई भी मीडियम के संपर्क में किसी भी द्रव को लेके आते हैं, या फिर ये कहा जाए कि कोई भी द्रव है वो किसी अन्य माध्यम के संपर्क में आता है। अन्य माध्यम मतलब जो भी चीज है वो लिक्विड नहीं होनी चाहिए, द्रव नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी द्रव किसी अन्य माध्यम के संपर्क में आता है तो उस द्रव का जो पृष्ठ है वो वक्रीय होता है, यानी कि कर्व लिए हुए होता है। जैसे आपको चार फिगर्स दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से दो एक साथ ग्रुप में हैं और दूसरी दो एक साथ ग्रुप में हैं, जिन्हें मैंने फिगर ए और फिगर बी कहा है। तो फिगर ए में देखिए, किसी भी टैंक में पानी भरा हुआ है और उसी का जो दूसरा पेयर है उसमें उस टैंक में मरकरी भरी गई है, यानी कि पारा। इसी तरीके से फिगर बी में जब आप देख रहे हैं तो कोई एक स्लैब है, ग्लास का कॉलम है, यानी कि स्तंभ है कोई, उसमें द्रव भरा हुआ है। इन चारों केसेस में आप देखिए, फिगर ए में मैंने रेड कलर का सर्कल बना के डिनोट किया हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी आप किसी लिक्विड को भर रहे हैं, चाहे वो वाटर हो या फिर मरकरी हो, आपको संपर्क तल के पास में इस द्रव का जो पृष्ठ है वो वक्रीय यानी कि कर्वेचर लिया हुआ दिखाई दे रहा होगा। एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसकी जो सरफेस है ऊपर वाली वो एकदम सीधी रेखा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा घुमाव ली हुई है। वाटर के लिए ये चीज थोड़ा नीचे की तरफ घूमी हुई है, जबकि मरकरी के लिए ये चीज ऊपर की तरफ कर्व ली हुई है। सेम फिगर बी में भी ऐसा ही है। आपको पहले वाली फिगर के अंदर जो अंदर का जो लिक्विड है, द्रव है, वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, कर्व लिया हुआ, और दूसरे वाले फिगर में वो नीचे की तरफ कर्व लिया हुआ दिखाई दे रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अन्य माध्यम के संपर्क तल के पास में जब द्रव का पृष्ठ होता है, वो पृष्ठ आपका वक्रीय होता है। अब वो वक्र ऊपर की तरफ उठा हुआ हो सकता है या अंदर की तरफ धंसा हुआ हो सकता है, लेकिन हमेशा वक्रीय होता है। वही जो फिगर्स आपने पीछे देखे उन्हीं को यहाँ रिपीट किया गया है। देखिए, अब कुछ डेफिनेशन देते हैं हम कि संपर्क कोण एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, संपर्क बिंदु पर, संपर्क बिंदु कौन सा होगा, जहां पर आपका लिक्विड और जो उसके अंदर सॉलिड रखा हुआ है वो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये हो गया आपका संपर्क तल। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर में, फिगर ए में मैंने दोबारा से रेड सर्कल में इस कांटेक्ट पॉइंट को डिनोट किया है। देखिए, जो क्यू बिंदु है वो हमारा संपर्क बिंदु कहलाएगा यहाँ पर। अब इस संपर्क बिंदु पर आप क्या करेंगे, द्रव के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, यानी कि द्रव के पृष्ठ पर टेंजेंट लीजिए, और द्रव के अंदर जो ठोस आपने रखा है उस ठोस पृष्ठ पर भी स्पर्शज्या या टेंजेंट खींचिए। दूसरी फिगर में जो ए फिगर बी है उसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी, उसमें एरो बनाकर आपको दिखाया गया है। देखिए, जो पार्ट फिगर बी का पार्ट ए है उसके अंदर एक एरो आपका तिरछा ऊपर की तरफ जा रहा है, वो हो गया आपका इस द्रव की सतह पर टेंजेंट। इसी तरीके से एक एरो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, वो हो गया आपका ये जो ठोस पृष्ठ है इसके ऊपर टेंजेंट। इसी तरीके से फिगर बी का जो पार्ट बी है उसमें भी नीचे की तरफ एक टेंजेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक आपका लिक्विड के अंदर की तरफ टेंजेंट दिखाई दे रहा होगा। कहने का मतलब आपका जो लिक्विड का सरफेस है, जो हमने पहले देखा था कि वो वक्रीय होता है, उस वक्रीय सरफेस पर टेंजेंट लीजिए
और जो आपने इस लिक्विड में ठोस रखा है उस ठोस के ऊपर टेंजेंट लीजिए। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है, जो यहाँ चित्रों में हमें थीटा नाम से दिखाई दे रहा है, उसे आप कहते हैं संपर्क कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या चीज है? किसी भी पात्र में अगर हमने लिक्विड भरा है, वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, या कोई और लिक्विड हो सकता है। तो किसी भी पात्र में जो लिक्विड भरा है उसकी जो कर्वेचर है, उसकी जो वक्रीय सतह है, उस पर टेंजेंट, और आपने उस लिक्विड के अंदर अगर कोई ठोस पदार्थ रख दिया तो उस ठोस पदार्थ की सतह की जो टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो संपर्क कोण कहलाता है। इसे आप एंगल थीटा लिखते हैं। अब देखिए, जो फिगर बी थी उसे मैंने यहाँ बनाया है, और ये पाया गया है एक्सपेरिमेंटली कि द्रव और ठोसों के जो अलग अलग पेयर होते हैं, यानी कि कोई भी मैंने एक लिक्विड लिया, उसके अंदर एक सॉलिड डाल दिया, या फिर कोई भी एक सॉलिड लिया और उसके अंदर लिक्विड भर दिया, तो इनका एक पेयर बन गया। तो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग सॉलिड के साथ जो अलग अलग पेयर होंगे, उनके लिए ये कांटेक्ट एंगल अलग अलग होता है। अब इस संपर्क कोण का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये हम क्यों देखते हैं? संपर्क कोण का मान जो होता है वो हमें ये बताता है कि कोई भी द्रव है वो किसी ठोस के पृष्ठ पर फैलेगा या फिर इस पर बूंद बनाएगा। जैसे हमने देखा कि बारिश के टाइम पे कोई पत्ता है पेड़ का, उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, लेकिन यही पानी जब हम प्लास्टिक की प्लेट पर डालते हैं, थोड़ा सा पानी, तो ये फैल जाता है। तो इसका जो रीजन होता है वो होता है संपर्क कोण। यानी कि संपर्क कोण की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी द्रव है वो किसी ठोस के पृष्ठ पर फैलेगा या फिर उसके ऊपर बूंद बनाएगा। अब हम क्या देखते हैं, दो फिगर है, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए जो है वो पानी और पत्ते का अंतरापृष्ठ है, मतलब एक पत्ता है और उसके ऊपर पानी है। दूसरा फिगर बी जो है वो पानी और प्लास्टिक का अंतरापृष्ठ है, यानी कि प्लास्टिक के ऊपर पानी है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर तीन अंतरापृष्ठीय सरफेस मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे पानी है वो मेरे लिक्विड को बता रहा है, इसी तरीके से जो पत्ता है वो सॉलिड को बता रहा है, और इन दोनों के बीच में हवा होती है हमेशा। तो एक हो गया मटेरियल हवा का। तो हमें तीन टाइप के सरफेस मिल जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होगा हमारा द्रव और हवा के बीच में, दूसरा होगा हमारा सॉलिड और हवा के बीच में, और तीसरा होगा हमारा सॉलिड और लिक्विड के बीच में। यानी चाहे वो पत्ता है या प्लास्टिक है, कोई भी ठोस है, एक हो गया हमारा ठोस, दूसरा हो गया पानी यानी कि लिक्विड, और तीसरी हो गई इनके आसपास हवा। तो इन तीनों के तीन पेयर बन जाते हैं। सॉलिड के साथ हवा का पेयर होगा, लिक्विड के साथ भी हवा का पेयर होगा, और सॉलिड और लिक्विड का पेयर होगा। ये तीन टाइप के पेयर बनते हैं हमारे पास। अब इन तीन टाइप के पेयर्स में जब हम पानी और पत्ते का अंतरापृष्ठ देखते हैं तो हमें फिगर ए के जैसी कोई आकृति मिलती है। इसी टाइप से जब हम पानी और प्लास्टिक का अंतरापृष्ठ देखते हैं तो हमें फिगर बी के जैसी आकृति मिलती है। मैंने ये मान लिया कि जो मेरा लिक्विड और एयर है, यानी कि लिक्विड को द्रव और वायु, तो द्रव को आप कहते हो लिक्विड और वायु को कहते हो एयर, तो इसे मैंने लिख दिया La। इसी तरीके से ठोस और वायु यानी कि सॉलिड और एयर, इसे लिख दिया SA। और तीसरा बच गया हमारा ठोस और द्रव यानी कि सॉलिड और लिक्विड, इसे लिख दिया SL। तो ये जो हमारे तीन प्रकार के सरफेस हुए, इन तीनों का जो पृष्ठ तनाव है वो क्रमशः क्या हो जाएगा, SLA, SSA और SSL।
जहां पर LA, SA और SL मैंने आपको अभी बता दिए, और जो कैपिटल S है वो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन को डिनोट करता है। अब हम क्या जानते हैं कि जो तीनों माध्यम के पृष्ठ हैं उन पर जो बल लग रहे हैं उनमें जो संपर्क रेखा है उस पर साम्यावस्था में होने चाहिए बल, यानी कि इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, इन तीनों पृष्ठों का जो कॉमन पॉइंट है वहां पर ये सारे बल साम्यावस्था में होने चाहिए। ये सारे बल का मतलब ये सारे जो पृष्ठ तनाव हैं ये साम्यावस्था में होने चाहिए। तो फिगर बी को आप ठीक से देख लीजिए, इसी को हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए जो फिगर बी है, जो पहली फिगर है उसमें रेड सर्किल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये हमारे पिछली स्लाइड की फिगर बी थी। इस फिगर बी में जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको मैंने रेड सर्किल बनाकर डिनोट कर दिया है, यानी कि इस रेड सर्किल के अंदर जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है वहां पर SA, SL और SLA ये तीनों एक किसी एक बिंदु पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। SLA और SL के बीच का जो एंगल है वो थीटा हमें पता है। अब देखिए इसी फिगर को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिगर B1 में चेंज किया है, और मॉडिफाई भी क्या किया है कि जो हमारा SLA है यानी कि लिक्विड और एयर के बीच का जो पृष्ठ तनाव है वो उस पृष्ठ तनाव का जो बल है उसे मैंने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है, यानी कि घटकों में तोड़ दिया है। हमने जब पहले किसी लेक्चर में सदिश राशि देखी थी तो हमने उस सदिश कहा था कि किसी भी XY तल में यानी कि X एक्सिस और Y एक्सिस के बीच से अगर कोई सदिश गुजर रहा है और वो सदिश किसी भी एक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, तो जिस अक्ष के साथ वो थीटा कोण बना रहा है वो उसका cos थीटा कंपोनेंट होता है और बची हुई एक्सिस पर sin थीटा कंपोनेंट मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर x और y एक्सिस को रेड कलर के उससे एरो से डिनोट किया है, तो आपका जो SLA है वो x एक्सिस के साथ में थीटा कोण बना रहा है, इसलिए इस SLA का x एक्सिस की साइड जो घटक होता है वो होगा SLA cos थीटा, क्योंकि जिस भी अक्ष के साथ में थीटा एंगल बनता है वो कंपोनेंट हमेशा cos थीटा का होता है। बची हुई एक्सिस यानी कि जो वर्टिकल है y एक्सिस है वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा SLA sin थीटा। इस तरीके से हमें ये फिगर B1 मिल जाती है। अब देखिए जो हमारा फिगर बी में कांटेक्ट पॉइंट बताया था, जो मैंने कहा था रेड सर्किल के अंदर एक बिंदु ऐसा है जिस पर ये तीनों बल आपस में मिल रहे हैं, उसी पॉइंट को आप फिगर B1 के अंदर देखिए। फिगर B1 के अंदर इस कांटेक्ट पॉइंट पर जहां पर ये तीनों पृष्ठ तनाव SLA, SSA और SSL मिल रहे हैं, उस बिंदु पर हम ये पाते हैं कि लेफ्ट साइड में यानी कि बाई साइड में जो बल लग रहा है वो कौन सा है, SSA, और दाई साइड में हमारे पास दो बल लग रहे हैं, एक तो SSL और दूसरा SLA cos थीटा। इससे पहले हमने क्या कहा था कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इस पर ये सारे पृष्ठ तनाव जो है ये साम्यावस्था में होने चाहिए। साम्यावस्था में होने का मतलब इस बिंदु पर लेफ्ट हैंड साइड में जितने बल लग रहे हैं उतना ही बल क्या होगा, राइट हैंड साइड में लगेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में लगने वाले बल का मान है SA, और इस SSA का मान किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड में जो बल लग रहे हैं यानी कि SSL प्लस SLA cos थीटा, दोनों बलों को जोड़ दिया। इससे हमें समीकरण नंबर 1 हमारी मिल जाती है, यानी कि SSA का मान आपको मिलता है SLA cos थीटा प्लस SSL के बराबर। अब देखिए अगर पृष्ठ तनाव SL का मान
पृष्ठ तनाव एस एल से ज्यादा है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड और एयर के बीच के सरफेस टेंशन से ज्यादा है, तो संपर्क कोण जो है वो वृहद कोण होता है। वृहद कोण मीन्स मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा का हो, जैसा कि पानी और पत्ते के अंतरापृष्ठ पर होता है। यानी कि जो पानी और पत्ते का अंतरापृष्ठ था, जो हमने फिगर 1 देखी थी, वो कुछ इस टाइप की थी, और इस केस में एस एस एल की वैल्यू एस एल ए से ज्यादा होती है, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो वृहद कोण यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? जब थीटा हमारा वृहद कोण होता है तो द्रव के अणु जो हैं वो एक दूसरे को मजबूती से आकर्षित करते हैं, यानी कि लिक्विड के जो एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। और ठोस के अणुओं के साथ में इनका इतना अट्रैक्शन नहीं होता। कहने का मतलब लिक्विड के अणु आपस में ज्यादा आकर्षण बल लगाते हैं बजाय कि ठोस के साथ अट्रैक्शन फोर्स के। इस केस में द्रव और ठोस का अंतरापृष्ठ है उसको बनाने में बहुत ऊर्जा व्यय होती है, और द्रव जो है वो ठोस को भिगोता नहीं है, यानी कि गीला नहीं करता। ऐसा और एग्जाम्पल कहाँ देख सकते हैं हम? जैसे आप किसी भी पृष्ठ पर मोम या तेल लगा दीजिए और उसके ऊपर फिर पानी डालिए, तो भी सेम यही घटना होती है, यानी कि ये जो मोम और तेल वाला जो पृष्ठ है पानी इसको भिगोता नहीं है। या फिर पारा भी लिक्विड होता है, पारे को आप किसी भी तल पर डाल दीजिए तो भी सेम प्रोसेस होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो वृहद कोण होगा, और ये ठोस के पृष्ठ को भिगोते नहीं है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि जब द्रव के अणु है वो ठोस के अणुओं के साथ ज्यादा शक्ति से आकर्षित हों। ऐसे केस में जो हमारा सरफेस टेंशन है कौन सा, सॉलिड और लिक्विड के बीच का, यानी कि एस एस एल है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के बीच में अणुओं के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होगा तो तनाव कम होगा। ऐसे केस में cos थीटा की वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे थीटा का मान कम होता जाता है। वाइस वर्सा, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है cos थीटा की वैल्यू घटती जाती है। हमारे पास यहाँ जो केस है उसमें cos थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब जो एंगल थीटा है वो हमारा कम होता जाता है या कम होगा। यानी जब थीटा न्यून कोण होता है, न्यून कोण मतलब एंगल की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम होती है, ऐसा केस हमें देखने को मिलता है जब आप कांच या प्लास्टिक के ऊपर पानी डालते हैं, या फिर मिट्टी के तेल को किसी भी वस्तु पर डालते हैं, तो क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं। और हमें डे टू डे लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, जैसे साबुन होती है या डिटर्जेंट होता है या कोई कलर करने वाली चीजें हैं, डाई है, ये गीले कर्मक होते हैं। गीले कर्मक होते हैं मतलब ये पृष्ठ को भिगोते हैं। जब हम इन्हें मिलाते हैं तो ये जो संपर्क कोण है ये छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ये भली भांति अंदर घुस के इफेक्टिव हो जाते हैं। अब अगर हमें किसी भी चीज को भिगोने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, संपर्क कोण बड़ा रखना पड़ेगा। बड़ा रखने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में जल सहकारक को मिला देते हैं। यानी किसी भी चीज को गीले होने से बचाना है, या फिर कोई सरफेस ऐसी है जिसपे हम चाहते हैं कि नमी का प्रभाव नहीं हो, तो हम पानी में जल सहकारक को मिला देते हैं, जिसकी वजह से पानी और रेशों के बीच में संपर्क कोण जो है वो बड़ा हो जाता है। और जो पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी, बड़ा होने का मतलब थीटा होता है वो वृहद कोण हो जाता है। वृहद कोण होने के कारण द्रव के अणु आपस में अट्रैक्शन करते हैं, ठोस के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए ये जो लिक्विड्स होते हैं वो द्रव के ठोस के पृष्ठ को भिगोते नहीं हैं। इसी के साथ हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट का टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।